Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two spherical bodies of mass capital M and 5m and radii r and 2r respectively are released in the free space with initial separation between their centers equals to 2lr. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision is option A 2.5r, option B 4.5r, option C 7.5r, option D 1.5r. So about the gravitational force हम क्या कह सकते हैं? We can write as a key concept. Let's suppose we have two bodies of mass m1 and m2 and separated by a distance of let's say r. So जो force of attraction होगा which is given by universal law of gravitation by Newton. So it is given by F equals to G m1 m2 upon r square, right? So this is what the expression is given by the Newton universal law of gravitation, right? अब also we know कि जो body जिसका mass ज़्यादा होगा उसका acceleration कम होगा, right? Because every body attracts other body, right? तो इसका एग्जांपल हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वी कैन सी कि जो फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर है, राइट? ऑल्सो इसको एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्हेन एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ, सो अर्थ एप्पल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ एंड एट द सेम टाइम एप्पल इज ऑल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अर्थ विच इज अट्रैक्टिव, राइट? लेकिन हमें अर्थ ऊपर आता हुआ वी कैन नॉट फील इट बिकॉज अर्थ का मास इज वेरी 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 हाई कंपेयर टू द मास ऑफ द एप्पल, राइट? सो जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होगा. ये हमें कैसे पता चला? बाय न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू एम ए. अब फोर्स तो कांस्टेंट है दोनों केस में, सो हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक है, ये एक चीज हमें क्लियर हो गई यहाँ पे. ऑल्सो वी कैन से फ्रॉम दिस फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन हमें पता है कि वी कैन अप्लाई और मेक यूज ऑफ थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस. ठीक है ना? फर्स्ट है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन v इक्वल्स टू u प्लस टी. सेकंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन. एंड फाइनल वी हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as जिसे हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी कहते हैं. सो यूजिंग दिस ऑल कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 5m है एंड वी हैव अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल m. ठीक है ना? दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमें गिवन है. इट इज बिन गिवन एज 2lr, क्लियर? एंड इसका रेडियस हमें गिवन है 2r, इसका रेडियस हमें गिवन है जस्ट r, क्लियर? अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दैट इज वेरी ट्रू. अब ये स्मॉलर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी जस्ट टू मीन्स वी कैन से जस्ट बिफोर कोलिजन. अब हमें पता है कि इसका मास कम है, सो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, राइट? तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, सो इट विल कवर लेट्स से यहाँ तक पहुँच रही होगी and we can assume this distance as to be x distance मान लेते हैं. सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, दिस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स. 9 कैसे आ रहा है यहाँ पे? वी कैन क्लियरली सी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 9r. ये सेंटर टू सेंटर है 12r, राइट? सेंटर टू सेंटर है 12r. इसमें से हम 2r बड़े स्फीयर का और r छोटे स्फीयर का माइनस करते हैं, सो 9r विल बी द इफेक्टिव डिस्टेंस. सो हमने यहाँ से लिखा है इसे 9r माइनस एक्स लिखेंगे हम इसे, सॉरी. ठीक है? सो फ्रॉम दिस सिचुएशन अब हमें पता है कि जब ये दोनों मिलने वाले होंगे, सो दे हैव टू ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस, यानी कि बड़े स्फीयर को 9r माइनस एक्स चलना है और छोटे स्फीयर को x चलना है, सो दैट दे कैन मीट और दे कैन जस्ट कोलाइड, राइट? सो टाइम सेम होगा दोनों का मिलने का. सो वी कैन से हमने जो एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाला था हम उससे क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट इज इसको हम कह देते हैं स्फीयर 1, इसको हम कह देते हैं स्फीयर 2. ठीक है? सो a1 अपॉन a2 कैन बी रिटर्न एज m2 अपॉन m1. और यहाँ पे m2 क्या है हमारे पास? m2 इज जस्ट m और m1 क्या है हमारे पास? 5m. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/5, यानी कि वी कैन से 5a1 इज इक्वल्स टू a2. सो ये रिलेशन वी विल बी यूजिंग, लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. सो वी नो बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो फर्स्ट वाले के लिए जब हम लगाएंगे फॉर बॉडी 1, तो s
is equals to ut plus half at square. ठीक है, and we know के they are released mean they were initially at rest. clear? So initially at rest का मतलब है ये टर्म जीरो हो जाएगा, that is u is initial velocity हो जाएगा. So displacement कितना कर रहे हैं ये 9r minus x, जैसे हमने देखा ऊपर, and we are interested in calculating this value of x, right? So यहाँ पे 9r minus x will be equals to half of a. यहाँ पे टू बी प्रिसाइज हमें क्या लिखना चाहिए, ये s1 लिखना चाहिए और ये a1 लिखना चाहिए, राइट? सो a1 हमारे पास क्या है, a1 इन टर्म्स ऑफ वी कैन सब्स्टिट्यूट इट लेटर, बट यहाँ पे अभी फिलहाल a1 रख के हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर सेकेंड बॉडी. फॉर सेकेंड बॉडी व्हाट वी कैन राइट इज सेम इक्वेशन. तो वी कैन से x डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू a2 t स्क्वायर, इसे हम थर्ड इक्वेशन कह देते हैं. ठीक है, अब फ्रॉम द एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर की जो वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, राइट? सो टी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर हम क्या करते हैं इसको, वी कैन से x विल बी इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देते हैं 9r माइनस एक्स अपॉन a1 इंटू a2. सो दिस विल बी द केस, हाफ टी स्क्वायर की जगह पे हमने ऊपर से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी आर राइटिंग दिस वैल्यू. ठीक है, सो फ्रॉम हियर अब हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी. सो वी कैन से नाउ a1 a2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5a1 9r माइनस एक्स इंटू a2 की जगह हम फ्रॉम वन इक्वेशन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 5a1, तो a1 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा जस्ट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x. सो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 45r विल बी इक्वल्स टू 6x. सो 6x इक्वल्स टू 45r. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 45/6 इंटू r. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो वैल्यू आएगी x की, दैट कम्स आउट टू बी 7.6 7 42 5 30, so 7.5 hours. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.